हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में ऑनलाइन क्लासेस। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर है ITI सेकेंड ईयर। ऑल ट्रेड के लिए इलेक्ट्रिशियन हो चाहे फिटर हो चाहे डीजल मैकेनिक हो, इन सब के लिए कॉमन WCS वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर है प्रत्यास्थता, जिसे हम इंग्लिश में इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करें आज प्रत्यास्थता के बारे में। इसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी भी कहते हैं, इलास्टिसिटी। अब मैं बात करूं यहाँ पे इलास्टिसिटी को एक एग्जांपल लेके हम बात करें। एक ऐसा पदार्थ या किसी वस्तु पर हम एक बाहरी बल लगाएं और बाहरी बल लगाने पे वो वस्तु खिंच जाए, क्या हो जाए, उसकी जो लंबाई है वो ज्यादा हो जाए या उसकी लंबाई बढ़ जाए, कुछ बढ़ जाए। और जैसे ही बल हटाने के बाद वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो वह क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रत्यास्थता के बारे में। सपोज करो, एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है। सपोज आपने ये मान लिया कोई रबड़ है, ठीक है, रबड़ की क्या है, रस्सी है। अब इस पे आपने कोई बल लगाया F, ये क्या है, बाहरी बल है F। अब ये जब आप बल लगाओगे क्या होगा, इसकी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी। ये क्या थी, इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई क्या थी, L। अब यहां से जब इसमें आपने बल लगाया तो क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी, L, और ये क्या है, डेल L। इतना सा इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है दोस्तों, तो जो ये चेंज आया है किसके कारण आया, बल के कारण आया। जब ये बल लग रहा है तो इसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसे बल को हटाऊंगा तो देखिए दोस्तों, इस बल को मैं जैसे ही हटाऊंगा तो ये वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, जैसे आपने देखा होगा रबड़ को। तो दोस्तों आपने रबड़ को देखा होगा, रबड़ की जो रस्सी होती है या रबर ले लो, तो आपने कभी ऐसे खींचा होगा, खींचते हैं तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं तो वो क्या आता है, अपने मूल अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो हम बात करें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में, तो देखिए प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है जब उन्हें जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप बाहरी खिंचाव या बाह्य खिंचाव बाह्य खिंचाव से खिंच जाते हैं, खिंच जाते हैं तथा छोड़ने पर क्या कर रहे हैं हम, जब उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं तो वो क्या होंगे, खिंच जाएंगे। तथा छोड़ने पर, तथा किस पर, छोड़ने पर या बल हटाने पर, तथा बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं,
अब यहां पे देखिए भाइयों, पदार्थ का वह गुण है जिसके फलस्वरूप बाहरी खिंचाव से क्या करेंगे, खिंच जाते हैं, तथा बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या है ये, इस तरीके से रबर है। क्या है भाइयों, रबर है, ये रबर है, इसमें मैं बाहरी बल लगाऊंगा F, ये क्या है, बाहरी बल है। जब इसमें मैं कोई बाहरी बल F लगाऊंगा तो ये क्या होगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, जो पहले इसकी अवस्था थी उसी अवस्था में आ जाएगा। अब हम दोस्तों बात करें प्रतिबल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, प्रतिबल को हम इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों, स्ट्रेस बोलते हैं। और प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाएं तो उसके अंदर एक विरोधी बल उत्पन्न होता है। क्या, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो उसके अंदर एक विरोधी बल उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, कौन सा, बाह्य बल लगाते हैं, तो उसके अंदर, किसके, वस्तु के अंदर जो बनावट है उसके अंदर, तो उसके अंदर विरोधी बल उत्पन्न होता है। विरोधी बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रतिबल कहते हैं। जिसे प्रतिबल क्या कहते हैं भाइयों, जिसे प्रतिबल कहते हैं। इसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं भाइयों, इसे P के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करें इसके सूत्र के बारे में। देखिए, पहले तो इसकी परिभाषा को समझिए। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, जैसे सपोज करो आप, कोई भी वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है, ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने कोई बल F लगा दिया तो इसके अंदर क्या होगा, एक विरोधी बल उत्पन्न होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा अधिकतर, यदि हम कोई वस्तु पर प्रहार करते हैं, बल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, त्वरण में एक तरीके से खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, या ब्रेटल होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब अलग अलग पार्ट में थोड़ा बहुत तो टूटना स्टार्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, जिसे आप दरार बोलते हो। अब यहां पे देखिए, ये तो क्या हो गया, प्रतिबल। अब यहां पे हम इसके सूत्र के बारे में बात करें तो P बराबर होता है F बटे A। F का, अब P F बटे क्या होता है, A। अब इसका मात्रक के बारे में बात करें, मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा भाइयों, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में ले रहा है, या मीटर स्क्वायर में भी आप ले सकते हो, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है भाइयों, ये क्या है, इसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए P बराबर क्या हो गया, F बटे A। मात्रक क्या है इसका, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके बाद विकृति के बारे में।
किसके बारे में बात करेंगे हम? विकृति के बारे में। अब विकृति को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन भी बोलते हैं, विकृति। अब यहां पे हम बात करें विकृति क्या होती है? जब किसी वस्तु पर आप बाहरी बल लगा रहे हो, ठीक है, जब आप किसी वस्तु पे क्या लगा रहे हो? भारी बल लगा रहे हो, तो उसकी जो शेप है, आकार है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, तो उसके आकार में परिवर्तन तथा मूल आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? हम विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? जैसे आपने कोई भी वस्तु पे प्रहार किया है, भारी बल लगाया, क्या हो गया? वो उसमें कुछ खिंचाव आ गया, उसकी जो आकृति है उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे आप लीजिए लोहे की छड़ ले लीजिए, तो आप उस पर चोट मारेंगे, क्या हो गया? उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक, लंबाई बढ़ जाएगी, और उसकी जो पहले की लंबाई है, उन दोनों को जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? हम विकृति। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, क्या करते हैं भाइयों? तो उसके आकार में परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन या लंबाई में परिवर्तन, किसमें भाइयों? उसके लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? विकृति कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करें इसके बारे में, तो इसे ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब भाइयों हम इसके बारे में देखिए, एक बार परिभाषा को हम वापस समझ लेते हैं। कोई भी वस्तु है, उसमें आपने क्या लगाया? भारी बल लगाए। बाहरी बल लगाओगे तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके जो आकार में परिवर्तन हुआ वो तथा पहले उसका आकार था, इन दोनों का जो अनुपात, एक तो परिवर्तन हुआ और एक जो मूल आकार, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाइयों? विकृति कहते हैं या स्ट्रेन कहते हैं। तो इसका सूत्र होगा ई बराबर आकार में परिवर्तन, या आप बोल सकते हो लंबाई में परिवर्तन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? लंबाई में परिवर्तन बटे में क्या आएगा? मूल लंबाई। अब यहां पे देखिए आकार, आप उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ का? डेल एल, क्या मान लेंगे हम? डेल एल मान सकते हो, और उसकी लंबाई कितना मान सकते हो आप? एल मान सकते हो। जैसे सपोज करके हम क्या करें, एक उदाहरण लेते हैं। ये कोई वस्तु है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया? प्रहार कर दिया, एफ बाहरी बल लगा दिया, तो क्या होगा? ये कुछ साइज बढ़ जाएगी इसकी। जैसा ये क्या हो गई? इसकी साइज बढ़ गई, तो इसकी लंबाई तो कितनी है? एल, ठीक है। अब ये बड़ी कितनी? तो बड़ी तो कितना? यहां से और यहां तक तो एल ही है, लेकिन ये एक से बढ़ गई कितना? डेल एल बढ़ गई। तो इसकी आकृति में, आकार में परिवर्तन कितना हुआ? डेल एल, और बाकी टोटल कितना है? एल। तो यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, तो ये किसका सूत्र है? विकृति का सूत्र है। दोस्तों मैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि दोस्तों इसका मात्रक नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है? मात्रक
हीन है। विकृति क्या होती है भाइयों? मात्रक हीन होती है। और दोस्तों याद रखना, ये हमसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकृति का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या कोई और दे देगा न्यूटन मीटर, या आपको दे देगा मात्रक हीन, नन ऑफ दी। इस तरीके से आपको कोई 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसका मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों हम याद रखेंगे विकृति का मात्रक क्या होता है? मात्रक ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये मात्रक हीन है। क्या है दोस्तों? ये मात्रक हीन है। तो ये विकृति का कोई मात्रक, विकृति मात्रकहीन है। क्या है भाइयों? मात्रकहीन है। इसको आप दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, विकृति क्या है? मात्रकहीन है। अच्छा क्यों है ये? तो ई बराबर क्या था? डेल एल बटे एल। ऊपर भी क्या है? मीटर, और नीचे भी लंबाई क्या आएगी? मीटर में। मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है? ये मात्रकहीन है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। अब इसके बाद में बात करूं पार्श्व विकृति। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पार्श्व विकृति। इसको बोलते हैं लेटेरियल स्ट्रेन। अब दोस्तों पार्श्व विकृति क्या होती है? अब जो पार्श्व विकृति होती है वो बल की लंबत या बल की दिशा के लंबत विकृति होती है। क्या होती है ये? बल की लंबत दिशा में विकृति होती है। जैसे आप एक लोहे की छड़ लीजिए। क्या ले रहे हैं दोस्तों? हम लोहे की छड़ ले रहे हैं। ये क्या है? लोहे की छड़। ठीक है दोस्तों। जब ये लोहे की छड़ है तो आप इस पे क्या कीजिए? प्रहार कीजिए, या कोई पाइप लीजिए इस तरीके से। तो आप क्या कर रहे हैं? इस पे प्रहार कर रहे हैं, बाहरी बल लगा रहे हैं। ठीक है। तो इसकी लंबाई कैसे बढ़ेगी? ऐसे। अधिकतर तो क्या हो गया? ऐसे ही बढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि बल तो इधर लग रहा है और लंबाई इसकी किधर परिवर्तन हो? इधर। तो ये और इनके बीच में कोण कितना? यहाँ पे 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? पार्श्व विकृति हमेशा बल की लंबत दिशा में होती है। कौन सी दिशा में होती है दोस्तों? लंबत दिशा में होती है। यहां पर बल की लंबत दिशा में, बल की लंबत दिशा में, बल की लंबत दिशा में विकृति होती है। क्या होती है भाइयों? बल की लंबत दिशा में क्या हो रही है? विकृति होती है। उसे क्या कहते हैं भाइयों? उसे क्या कहते हैं? विकृति होती है। उसे पार्श्व विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? से पार्श्व विकृति कहते हैं। ये क्या हो गया भाइयों? पार्श्व विकृति हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या है दोस्तों? पार्श्व विकृति के बाद में मैं बात करूं हुक का नियम। कौन सा नियम दोस्तों? हुक का नियम, हुक्स लॉ। यहां पे देखिए हुक का नियम, या आप बोल सकते हो इसे हुक्स लॉ। क्या बोल रहे हो भाइयों इसे? लोकेश धीरे बोल। लोकेश, हुक का नियम क्या हो गया? हुक्स लॉ। अब यहाँ पे हम बात करें हुक्स लॉ के बारे में। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। जैसे प्रतिबल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही क्या होगा? विकृति भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे हुक का नियम के बारे में,
तो ये होता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या हो गया भाइयों, इस नियम के अनुसार प्रतिबल, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। यहां पे क्या होता है भाइयों, प्रतिबल विकृति क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यही क्या है, हुक्स लॉ है, यही क्या है, हुक्स लॉ है। तो हम देखें यहां पे प्रतिबल, प्रतिबल समानुपाती होता है किसके, विकृति के समानुपाती होता है। यहां पे प्रतिबल को हम किससे लिखेंगे, पी से, और विकृति को हम किससे लिख रहे हैं, ई के द्वारा। तो ये क्या है दोस्तों, हुक्स लॉ है। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि हुक्स नियम क्या है, हुक्स लॉ क्या है। तो यहां पे देखिए ये क्या हो गया, आपके पास हुक्स लॉ हो गया। इस नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, यहाँ पे विकृति के, पीस डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के स्ट्रेन के। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, ये हुक्स लॉ हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास यंग मॉडुलस। क्या है दोस्तों, यंग मॉडुलस प्रत्यास्थता मापांक, प्रत्यास्थता मापांक बोल सकते हो, या यंग मापांक। अब इसको आप इंग्लिश में बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, या आप मॉडुलस क्या बोल सकते हो इसे, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस। और इसको क्या बोलोगे, यंग मॉडुलस। क्या बोलोगे इसे, यंग्स मॉडुलस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग मापांक क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन हम क्या है, इन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज याद रखना आप, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जिससे आप प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग मापांक को बता सकते हो, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें तो ये प्रतिबल, क्या, प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, यंग मापांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों, इसे यंग मापांक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या हो गया, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता मापांक या यंग मापांक कहते हैं। तो ये क्या हो गया भाइयों, हमारे पास प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग मापांक हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, यंग मापांक का सूत्र क्या होता है, मैं इसके सूत्र के बारे में बात करूं
तो प्रतिबल और विकृति का क्या होता है? अनुपात होता है। प्रतिबल और बटे में क्या हो जाएगा? विकृति। अब यहां पे प्रतिबल को क्या कहते हैं आप? P, और विकृति को क्या कहते हैं? स्ट्रेन E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे मैं बात करूं इसके बारे में, तो P बराबर क्या होता था? F बटे A। क्या हो जाएगा यहाँ पे? F बटे में क्या? A। और यहाँ पे स्ट्रेन क्या होती थी? आकार में परिवर्तन बटे मूल आकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल L बटे L हो जाता था। अब हम इसके बारे में बात करें, इसका सूत्र जो जनरेट हो रहा है वो देखिए। यहां से मैं इसके सूत्र के बारे में बात करूं, क्या हो जाएगा दोस्तों? यंग मापांक। यंग मापांक बराबर क्या है? यहां से देखिए ये L तो कहां चले जाएगा? F के बाद, और ये A कहां पर आ जाएगा? डेल L के पास आ जाएगा। तो F गुणा किससे हो जाएगा? L से बटे, यहां पे देखिए A किससे गुणा हो जाएगा? A गुणा हो जाएगा डेल L से। ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखिए आप, ये किसका सूत्र होगा? यंग मापांक का सूत्र होगा या प्रत्यास्थ मापांक का? अब यहां पर देखिए, यहां पर F क्या होता है? F बराबर क्या होता है? प्रतिबल। और L क्या होता है? मूल आकार। और A क्या होता है? क्षेत्रफल। और यहां पे A क्या? डेल L क्या होता है? आकार में परिवर्तन या फिर लंबाई में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। ठीक है भाई, ये तो क्या हो गया? यंग मॉडुलस या मापांक के बारे में, प्रत्यास्थ मापांक के बारे में बात हो गई। अब जो दोस्तों इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक। क्या है अगला टॉपिक? सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहां पे मैं इसके बारे में बात करूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा गुणांक क्या होता है? तो ये होता है उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात। क्या कहलाता है यहाँ पे? क्या कहलाता है भाइयों? सुरक्षा गुणांक कहलाता है। उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? यहाँ पे सुरक्षा गुणांक कहलाता है। तो हम यहाँ पे बात करें उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को क्या कहते हैं भाइयों? सुरक्षा गुणांक कहते हैं। अब दोस्तों मैं इसके बारे में बात करूं, इसके सूत्र के बारे में, तो सुरक्षा गुणांक बराबर क्या होगा? उच्चतम प्रतिबल बटे क्या हो जाएगा? कार्यकारी प्रतिबल। और यहां पे देखिए दोस्तों, क्या इसका भी मात्रक होगा? इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। ये भी क्या होता है दोस्तों? मात्रक हीन होता है। ये भी क्या होता है भाइयों? मात्रक हीन होता है। तो इसके बारे में हम बात करें, यह मात्रक हीन होता है।
ये भी क्या होता है भाइयों, मात्रकहीन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सुरक्षा गुणांक को दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो उच्चतम लोड बटे कार्यकारी लोड। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं प्रत्यास्थता सीमा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता सीमा के बारे में। ठीक है, इलास्टिक लिमिट। अब यहां पे देखिए हम इसके बारे में बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रत्यास्थता लिमिट के बारे में बात करें। यह है वह सीमा है जिसके फलस्वरूप वस्तु प्रत्यास्था में बनी रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं या लिमिट कहते हैं भाइयों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कुछ इनके क्वेश्चंस के बारे में, किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे गए, इन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।